हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में एम्स से रिलेटेड सारी जानकारी A to Z मैं आपको देने वाली हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एम्स से रिलेटेड कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग की डेट्स, फीस, ये सबसे लगा करके एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस और लास्ट तक यानी कि काउंसलिंग तक, एडमिशन तक की सारी बात मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन वन वीडियो में ऑल सॉल्यूशंस आपके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। एम्स की हम बात कर रहे हैं, एम्स की पूरी डिटेल्स की बात कर रहे हैं। एम्स की अगर मैं बात करूं तो एम्स में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। एम्स इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है और टोटल आपके 20 एम्स हैं। टोटल आपके 20 एम्स इंडिया में हैं और भी प्लस होते जा रहे हैं, लेकिन 20 एम्स वैलिड प्रेजेंट टाइम में इंडिया में हैं। ये सारे 20 एम्स को मिला करके हम एम्स ही कहते हैं, बस अलग अलग उसकी ब्रांचेस हैं। तो एम्स में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। 12th पास बच्चे कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं वो बता देती हूँ। 12th पास बच्चे MBBS का कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। 12th पास के बच्चे यहाँ से नर्सिंग ऑनर्स का कोर्स कर सकते हैं, नर्सिंग ऑनर्स। और 12th पास के बच्चे यहाँ से पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं, पैरामेडिकल। इतने तरह के कोर्स 12th पास के बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, MBBS कोर्स करने के लिए आपको एम्स में नीट का एग्जाम देना पड़ता है, तभी आप MBBS कोर्स दे सकते हो। इसकी कट ऑफ जाती है, इसकी काउंसलिंग होती है, तभी आप MBBS कोर्स में जा सकते हो। काउंसलिंग में भी आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करानी होती है। काउंसलिंग कौन सी करानी होती है? ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग आपको करानी होती है, तभी आपको एम्स में एडमिशन मिलता है MBBS के लिए। क्या एम्स में BDS और आयुष कोर्स होते हैं? तो आंसर है नहीं। एम्स में कोई भी BDS, कोई भी आयुष का कोर्स होता ही नहीं है। दूसरी बात आती है एम्स नर्सिंग ऑनर्स की। इसके लिए अभी फॉर्म आउट है, एम्स पार का आपको फॉर्म भरना होता है। और आप पैरामेडिकल का भी अगर बात करोगे तो पैरामेडिकल के लिए भी यही फॉर्म भरना होता है, पर दोनों कोर्स करना है तो फॉर्म 2 बार भरेगा। एक बार आप नर्सिंग के लिए भरोगे, एक बार पैरामेडिकल के लिए भरोगे। एम्स पार की ही आज पूरी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नीट के बारे में आप सभी लोग जानते हो, पर एम्स पार के बारे में आप बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो एम्स पार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नर्सिंग की पूरी जानकारी, पैरामेडिकल की पूरी जानकारी, एम्स पार है क्या, उसका पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ A to Z आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सिलेबस भी बताऊंगी, काउंसलिंग भी बताऊंगी, एडमिशन प्रोसेस भी, कितने पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी एम्स में कितनी सीटें हैं, सब कुछ बताने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, फॉर्म की लास्ट डेट बहुत क्लोज है, इसलिए समय से फॉर्म को भर देना। 24 अप्रैल लास्ट डेट है। जिसको भी फॉर्म फिलिंग करना है समय से फॉर्म फिलिंग कर देना। अगर आपको हमसे फॉर्म भरवाना है तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। पर फॉर्म हम 1300 चार्ज करते हैं। पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फॉर्म के वेबसाइट पे कितनी फीस लगती है, वेबसाइट की कितनी फीस लगती है फॉर्म जमा करने की, तो वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अगर आप जनरल हो या अगर आप OBC हो तो आपको 2000 रुपये फॉर्म के जमा करने पड़ते हैं। नर्सिंग के अलग, पैरामेडिकल के अलग, दोनों भरना है तो 2 बार फीस लगेगी, यानी टोटल 4000 लगेगा। नेक्स्ट, अगर आप EWS हो या आप SC हो या आप ST हो तो 1600 रुपये आपको एक फॉर्म का देना होता है। अगर आप PWD हो, किसी भी कैटेगरी के हो, PWD हो, तो 1 भी रुपया आपका फॉर्म में नहीं लगता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ लेते हैं। एलिजिबल कौन कौन है इस फॉर्म को भरने के लिए? एलिजिबिलिटी, अगर आप नर्सिंग का फॉर्म भर रहे हो, नर्सिंग ऑनर्स, तो क्या एलिजिबिलिटी है? अगर आप AHS यानी कि पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे हो तो क्या एलिजिबिलिटी है? ठीक है, नर्सिंग के लिए आपका गर्ल होना ज़रूरी है, केवल लड़कियां ही इस फॉर्म को भर सकती हैं। पैरामेडिकल बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, किसी के लिए कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। लड़कियां और लड़के दोनों के लिए समान यहाँ पे रिजर्वेशंस हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी सारी एलिजिबिलिटी दोनों के लिए कॉमन है, तो मैं इकट्ठे लिख रही हूँ। आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। 12th में परसेंटेज की बात करूँ तो जनरल OBC के लिए कम से कम आपका 50% होना चाहिए। और अगर आप SC ST PWD हो
तो आपका जो परसेंटेज है वो कम से कम 45% होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हो। एज की बात कर ले, मिनिमम आपका 17 साल एज होना चाहिए, मैक्सिमम 45 साल तक हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। साधारण सी एलिजिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा अधिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। एम्स के सारे कॉलेज गवर्नमेंट होते हैं, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू जितने भी कॉलेज में आप जाओगे वो सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, इस बात का आपको ध्यान रहे। और सारे ही इंडिया के टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं, उनमें से भी टॉप सबसे ज़्यादा एम्स दिल्ली है, उसके बाद एम्स आपके जोधपुर, भटिंडा, है ना, आपका ऋषिकेश, ये सब अच्छे एम्स माने जाते हैं, भुवनेश्वर, ये सब जितने पुराने एम्स हैं उतने ज़्यादा अच्छे एम्स माने जाते हैं। तो एम्स तो मेडिकल कॉलेजेस में सबसे टॉप पे है ही है, और इसमें ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, सारी सीटें ओपन होती हैं, यानी किसी भी स्टेट का बच्चा हो वो सारे स्टेट के लोग पे को समान अधिकार है एम्स के सीटों पर। ठीक है, एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो फॉर्म आता है उसे हम एम्स पार के नाम से जानते हैं, और ये जो एम्स पार का फॉर्म है इस बार उसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, यानी कि पिछले जो हमने या किसी की भी वीडियोस आप देख रहे हो फॉर्म आने से पहले तक का, वो सारी वीडियोस इनवैलिड हो चुकी हैं फॉर्म के मामले में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फॉर्म की बदलाव आ चुकी हैं। जैसे क्या क्या बदलाव आया है, सारे बदलाव 5 बदलाव आए हैं, पाँचों के पाँचों बदलाव मैं आपको काउंट करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, एम्स की वेबसाइट ही बदल गई है, वेबसाइट चेंज हो गई है। तो पहले जिस हिसाब से आप फॉर्म भरते थे उस हिसाब से आप फॉर्म नहीं भरेगा, नई वाली वेबसाइट पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और कई सारे लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको फॉर्म फिलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। लेकिन गलत फॉर्म मत भरिएगा, करेक्शन में बहुत दिक्कत आती है, इसलिए प्लीज़ गलत फॉर्म आप लोग मत भरिएगा। नेक्स्ट, दूसरा जो बदलाव आया है वो क्या है, दूसरा जो बदलाव आया है कि इसमें अब बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। जैसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता था, बेसिक रजिस्ट्रेशन वो अब नहीं हो रहा है, इसकी जगह क्या हो रहा है, OTR हो रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके जगह क्या हो रहा है, OTR। इसी तरह से यूपीएससी का जो फॉर्म इस साल आया था उसमें भी OTR को हटा करके CAF कर दिया गया था। तो एम्स वाले यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला फंडा पूरी तरह से हटा करके उन्होंने OTR रिलीज कर दिया है। अब ये OTR क्या है, OTR के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। OTR का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि जीवन में एक ही बार आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन होता था सेम टू सेम वैसे OTR है, लेकिन OTR में बहुत कम चीज़ें डालनी है। OTR में केवल क्या डालना है आपको मैं बता देती हूँ। OTR में सिर्फ आपको अपना नेम फिल करना है, OTR में आपको फिल करना है अपना ईमेल आईडी, और इसी ईमेल आईडी पे OTP जाएगी, और ये ईमेल आईडी आपका हमेशा जीवन पर्यंत एक्टिव होना चाहिए। जब तक आप एम्स से जुड़े हुए हो आपका एक्टिव होना चाहिए। एम्स से जुड़े कोई भी फॉर्म आप भर रहे हो ये ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखिएगा, बाद में ये बदलती भी नहीं है, एक ही बार आप यहाँ पे कर सकते हो, इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान से आप करिएगा। नेक्स्ट, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी आपका हमेशा एक्टिव होना चाहिए। कोई भी मोबाइल नंबर आप दे रहे हो उस पर OTP जाएगा, और ये आपका हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ईमेल और मोबाइल नंबर ये कभी भी आपके बदलने नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे ही ईमेल आईडी और ऐसा ही मोबाइल नंबर यूज़ करिए जो आपका परमानेंट रहता हो। चाहे आप अपने मम्मी पापा का यूज़ करिए, अपना यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये हमेशा एक्टिव होना चाहिए। काउंसलिंग के वक्त भी आपको काम आएगा, कभी जीवन में कोई और एम्स का फॉर्म भरोगे तो भी आपके काम आएगा। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें आपसे जेंडर पूछा जाता है, जेंडर पूछा जाता है, आधार डिटेल्स पूछी जाती है, आधार डिटेल्स ये भी आप बाद में नहीं बदल पाओगे, इसलिए आधार में कोई गलती है तो उसको सही करके फॉर्म फिलअप करना। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका एड्रेस, आधार के हिसाब से ही आप एड्रेस भर सकते हो, लेकिन इन केस आपका अगर परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो एड्रेस अलग से भी भरने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें OTR में पूछी जाती हैं आपके, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता।
तो फाइनल बेसिक रजिस्ट्रेशन अब हट चुका है। अब सीधे सीधे क्या होता है, OTR होता है, और OTR को कहते हैं हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये OTR में इतनी सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है, सही सही भरनी होती है, ये कभी भी दोबारा भरने का मौका नहीं मिलता। ये सेम टू सेम बेसिक रजिस्ट्रेशन की तरह है, लेकिन पहले फर्क ये होता था कि बेसिक कुछ दिन पहले स्टार्ट हो जाता था, फिर फाइनल आता था, पर इसमें ऐसा नहीं है। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। अब जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। फाइनल रजिस्ट्रेशन, अब फाइनल रजिस्ट्रेशन TION रजिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, और ना ही कोई RUC कोड जनरेट होगा। RUC कोड भी अब नहीं जनरेट होगा। ये जो 3 स्टेप होते थे एम्स के फॉर्म की, वो तीनों स्टेप हटा करके क्या किया गया है, वो तीनों स्टेप हटा करके आपका ये तीनों स्टेप हटा करके अब कर दिया गया कि आप OTR भरो। OTR भरने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो और तुरंत भरो। पहले क्या होता था, बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका 10-15 दिन चलता था, उसके कुछ समय बाद आपका RUC कोड जनरेट करना और फाइनल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शुरू होता था। तो इनकी अलग अलग डेट आती थी, और अब ये सब बिल्कुल ही हटा दिया गया है। अब सीधा सीधा आपको OTR करना है। OTR करने के बाद डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप अगर पैरामेडिकल का भरना चाहते हो, पैरामेडिकल का भर लो। पैरामेडिकल का भरना चाहते हो, पैरामेडिकल का भर लो। आप अगर भरना चाहते हो नर्सिंग का, तो आप नर्सिंग का भर लो। दोनों का भरना चाहते हो, दोनों का भर लो, आपकी मर्जी। इसमें इस बार RUC कोड या बेसिक फाइनल ये सब का झंझट कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा फॉर्म आया हुआ है, OTR करो। OTR करने के बाद आपका लॉगिन ID और पासवर्ड रहेगा। OTR के दौरान आप पासवर्ड भी जनरेट करते हो। छोटी सी चीज मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। OTR के दौरान आप जो मोबाइल नंबर यूज करोगे, मोबाइल नंबर, वही आपका यूजर आईडी होगा, वही आपका यूजर आईडी बनेगा, और इसके दौरान जो आप पासवर्ड सेट करोगे वही आपका पासवर्ड रहेगा। इसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड को, यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड को इस्तेमाल करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपको पैरामेडिकल के लिए भरना है, तो एक बार पैरामेडिकल का भर करके फीस पेमेंट यहाँ पे कर देना, यहाँ पे फीस पेमेंट कर देना। और नर्सिंग का भरना है तो दोबारा से नर्सिंग का भर के फीस पेमेंट कर देना। यानी ये वाला स्टेप एक बार होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जितने कोर्स के लिए भरना है उतने कोर्स के लिए भरते रहो। पैरामेडिकल के लिए भरना है तो पैरामेडिकल के लिए भर के फीस पेमेंट करो। नर्सिंग के लिए भरना है तो दोबारा से यहाँ से ही स्टेप चालू होगा, दोबारा से आप लॉग इन करोगे, फिर आप नर्सिंग के लिए फॉर्म भर करके फीस पेमेंट करोगे। ठीक है। एक और बात, OTR में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, केवल और केवल एप्लीकेशन फॉर्म वाला स्टेप जो आप करोगे वहीं पे आपके पैसे लगेंगे। और एक भरोगे तो एक का पैसा लगेगा, 2 भरोगे दोनों का पैसा लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये चेंज जो है बेसिकली हुआ है। और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि इसमें सारी चीजें, ऑल प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, ऑल प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, एक साथ हैं। यानी कि अब आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दूसरे फॉर्म होते थे, सीधा सीधा फॉर्म भरो, फॉर्म भर करके फाइनल कर दो, फिनिश कर दो, आपको दोबारा झंझट लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 5 बदलाव जो है आए हुए थे, वो 5 बदलाव मैंने आपको बता दिए, उससे जुड़ी सतर्कताएं भी बता दी। आपको OTR में क्या क्या गलती नहीं करनी है मैंने समझा दिया। अब OTR और फॉर्म फिलिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए आपको गूगल पे जाना है। मैं आपको जा करके बता देती हूँ। गूगल पे आपको जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, हाँ, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है एम्स पार, AIIMSPAAR, एम्स पार आपको कर लेना है। एम्स पार आप सर्च कर लोगे। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसी वेबसाइट आएगी एम्स की। ठीक है, एम्स वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा जो कि नया वेबसाइट है। यहाँ से ओल्ड वेबसाइट पे जाने का ऑप्शन है, पर आपको नहीं जाना है, आपको पुरानी वेबसाइट पे नहीं जाना, न्यू वेबसाइट पे ही रहना है। नीचे की तरफ आप आ जाओगे। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एकेडमिक कोर्सेज। एकेडमिक कोर्सेज पे एक्सप्लोर नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप क्लिक कर दोगे नीचे की तरफ ऑप्शन आएगा अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सुपर स्पेशलाइजेशन, डॉक्टरल, आई एम सॉरी क्लिक हो गया मुझसे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सुपर स्पेशलाइजेशन, डॉक्टरल, ये सब आएगा। तो आपको अंडर ग्रेजुएट करना है क्योंकि आप 12 पास हो। तो अंडर ग्रेजुएट वाले सेक्शन पे आप जाओगे।
अंडर ग्रेजुएट सेक्शन पे जाने पे आपको मिलेगा एमबीबीएस। एमबीबीएस के लिए जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, आपको नीट का एग्जाम देना है। इसके बाद ये ओपन आएगा कि बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ऑनर्स वाला लड़कियां सिर्फ कर सकती हैं, पोस्ट बेसिक लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट बेसिक में जीएनएम की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप 12 पास हो तो आपके लिए 2 ही ऑप्शन है इस फॉर्म में, एक तो एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, दूसरा एलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज। 2 ही ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। तो नर्सिंग ऑनर्स मान लेते हैं हमें फिल करना है, तो नर्सिंग ऑनर्स में ओपन कर देती हूँ। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ओपन करने के बाद यहाँ पे आएगा, आपका लिखा आएगा बीएससी कोर्सेज एट एम्स फॉर 2026 सेशन। इसके लिए आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। ये आप चाहे नर्सिंग का करो, पैरामेडिकल का करो, सेम स्टेप है, ठीक है। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रोस्पेक्टस अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। बाकी ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही बता रही हूँ, पूरा प्रोस्पेक्टस मैंने इसमें कवर कर दिया है। आपको अगर आपने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस साल, पहले आपने किया हो कोई मतलब नहीं है, इस साल अगर नहीं किया है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे आप जाएंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा ये सारी डिटेल्स, यही आपका ओटीआर है, इसी को आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहोगे, यही आपका ओटीआर है। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर फिर कंफर्म करना है, और उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। याद रखना ओटीआर में कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, अभी मैं लास्ट में बताऊंगी, वो गलतियां बिल्कुल भी आप मत करिएगा। 5 बदलाव आए हैं, वो 5 बदलाव प्लस वो गलतियां मैं आपको बताऊंगी अभी ये फॉर्म फिलिंग के जस्ट बाद। तो पहले आप वो गलतियां सुन लेना, वो सब मत करना, उसके बाद ये फॉर्म फिलअप करना, ठीक है। नेक्स्ट, इस ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स भरनी है और फिर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पर्सनल डिटेल्स में आपसे क्या क्या पूछेगा मैं आपको बता देती हूँ एक बार। पर्सनल डिटेल्स में आपसे पूछेगा, पर्सनल डिटेल्स में आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि आपका नाम क्या है, मम्मी पापा का नाम क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मेल हो या फीमेल हो, आपका आधार नंबर क्या है, बस इतना ही आपसे डिटेल्स इसमें ली जाएंगी। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करके आपको बैक आ जाना है। पासवर्ड जब आप क्रिएट कर लोगे तो आपके पास फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएगा और लिख जाएगा कि आपको सबमिट करना है। सबमिट करके आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ये होने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने पे आपको लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। लॉग इन टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करोगे, इस पे आपको अपना मोबाइल नंबर, जो कैंडिडेट का आईडी है वो मोबाइल नंबर ही होता है, जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर डालोगे, पासवर्ड डाल करके लॉगिन करोगे। इसके बाद क्या होगा, आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते रह रही हूँ। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है और आपको अपनी डिटेल भरनी है। जैसे आपको भरना है, आपकी बेसिक डिटेल्स, कुछ चीज़ें लिखी हुई आएंगी, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम लिखा हुआ आएगा। मेल फीमेल आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, आप इंडियन हो या फॉरेनर हो वो आपको सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कोर्स आपको एक बार में एक सेलेक्ट करना है, फिर बाद में आपको आगे फॉर्म भरना है तो दोबारा से आप यही काम करोगे। आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, मैं नर्सिंग सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आप अप्लाइड अंडर, तो ओपन कोटा का ही ऑप्शन आएगा। केवल आपको ओपन कोटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दूसरा किसी ऑप्शन पे नहीं जाना। ओपन कोटा का मतलब होता है कि ये सारी इंडिया भर के बच्चों के लिए एक साथ काउंसलिंग होगी इसमें, इसलिए इसको ओपन कोटा लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओपन कोटा मतलब जनरल नहीं होता, ओपन कोटा मतलब होता है कि सारी सीटें ओपन है ऑल ओवर इंडिया बच्चों के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपको आएगा आर यू इन द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी। अगर आप येस हो तो येस कर देना, नो हो तो नो कर देना। फिर आपसे कैटेगरी पूछेगा, अब यहाँ पे आपको भरना है कि आपकी क्या कैटेगरी है, और जो कैटेगरी भरोगे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है, या कम से कम उसकी डेट और उसकी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना होता है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रहे। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछ रहा है, आप कहाँ के रहने वाले हो। आपका आईडी प्रूफ पूछ रहा है, आपको जो भी आईडी प्रूफ यूज कर लेना है कर लेना। टोटल आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, या तो आप वोटर आईडी कार्ड या ईपीआईसी कार्ड यूज कर सकते हो, पैन कार्ड यूज कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो, आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पासपोर्ट यूज कर सकते हो, जो भी आपके पास है आप वो यूज कर लेना। इसके बाद उस आईडी का नंबर आपको लिखना होगा नीचे, और उसके बाद आपको मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करना होगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। इतना करने के बाद आपके पास बेसिक डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। बेसिक डिटेल्स में आपको अपना पूरा एड्रेस भरना है, जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है, परमानेंट
या जो आपका परमानेंट एड्रेस है या फिर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछेगा, जिसमें आपका 12th क्लास का डिटेल्स आपसे मांगेगा। आप अगर 12th पास कर चुके हो तो ठीक है, नहीं पास कर चुके हो तो उस केस में भी आपको 12th की डिटेल भरनी पड़ेगी, जिसमें आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा, एग्जाम का स्टेट पूछा जाएगा, कहाँ से आप एग्जाम दे रहे हो। दूसरी बात, इंस्टीट्यूट का नाम, जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज को लिखना है आपको। बोर्ड लिखना है कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड। सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट आपको भरना होगा। सब्जेक्ट का एक ही ऑप्शन आएगा कि आपके पास पीसीबी और इंग्लिश है, उसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एग्जाम स्टेटस आपसे पूछेगा कि आप पास हो या अपीयरिंग हो। पास्ड हो तो पास्ड कर देना, अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग कर देना। पास्ड अगर होगे तो लास्ट में आपसे सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, अपीयरिंग होगे तो अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, मतलब उसमें फिर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, केवल 10th की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद आपका एक्सपेक्टेड पासिंग डेट पूछ रहा है। कई लोग कंफ्यूज है कि हम पासिंग डेट कौन सा लिखे, हमें तो डेट मालूम ही नहीं कब रिजल्ट आएगा, तो अप्रॉक्स डेट लिख दो। जैसे कि आपका सीबीएसई का रिजल्ट आपका 15 अप्रैल से मिड मई के बीच में आ जाएगा, तो आप मई की कोई भी डेट डाल दो चलेगा, उसमें कोई फिक्स डेट डालने की जरूरत नहीं है, एक्सपेक्टेड डेट ही हमें डालनी है। तो वो डेट डाल करके फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दो। इसके बाद आगे आपको एग्जाम सेंटर चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। एग्जाम सेंटर में आपको 4 स्टेट चुनने हैं। स्टेट में आप सिटी नहीं चूज कर पाओगे, ध्यान रहे इस बात को, आपको स्टेट चूज करने हैं, जिसमें से पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट आप कोई भी भर सकते हो। चौथे में आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, एनी स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि कहीं भी आपको एग्जाम सेंटर मिल सकता है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट प्रायोरिटी का स्टेट आपको मिल जाता है। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश भर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में जनरली लखनऊ आपको सेंटर मिलता है। जिस भी स्टेट को आप भर रहे हो उस स्टेट की राजधानी में आपको सेंटर मिलता है, लगभग में, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग में उस स्टेट की राजधानी में आपको सेंटर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको 4 स्टेट भरने पड़ेंगे और आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि जहां भी आपको सेंटर मिले आप जाओ। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद लास्ट स्टेप होता है डॉक्यूमेंट फिल करने का। तो डॉक्यूमेंट फिल करने में क्या क्या आपसे मांग रहा है मैं आपको बता देती हूँ। आपसे फोटोग्राफ मांगी जाएगी अपलोड करने के लिए, आपसे सिग्नेचर मांगा जाएगा, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन मांगा जाएगा अपलोड करने के लिए, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट मांगी जाएगी, और अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट फिल किया हुआ था तो कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। अगर आपकी 12th की मार्कशीट नहीं आई हुई है, आपने अपीयरिंग भरा है, तो 12th की मार्कशीट नहीं लगेगी, केवल 10th की लगेगी। इतनी चीजें आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद पेमेंट वाले सेक्शन पे आपको आना है, फिर पेमेंट करना है आपको। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आपको सिंपली फीस पेमेंट करनी है। आपकी फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो तो 2000 रुपये आपको फीस पेमेंट करना है। कार्ड से पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्टेड हो रही है या फिर नेट बैंकिंग से हो रही है तो वही आप यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद फिर आप पेमेंट जब कर लोगे, पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर तक उसी स्क्रीन पे रहना ताकि पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके खुशी खुशी अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हो आप। ठीक है, आप इतना समझ सकते हो कि हमारा पूरा फॉर्म सबमिट हो गया, इसके बाद कोई भी स्टेप फॉर्म की नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई। तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी। इतनी बात क्लियर है। सो आई होप आपको सारे बदलाव क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको डेट बता देती हूँ और फीस एक बार बता देती हूँ फिर से, ताकि डेट सारी आप नोट कर लो और फीस सारी आप देख लो। देखिए, सबसे पहली बात कि आपका जो फॉर्म है, फॉर्म आपका आउट है, फॉर्म आउट है। चाहे जो भी आप फॉर्म भरना चाहते हो, फॉर्म आपका 23 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 23 मार्च, और ये आपका चलेगा 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल तक ये फॉर्म आपका चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका स्टेटस है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, स्टेटस, क्योंकि कई बार लोग गलत फॉर्म भर देते हैं तो वो रिजेक्ट भी हो जाता है। तो आपसे गलती ना हो तो अगर आप हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे फॉर्म भरने के लिए। 6393798060, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे हमें मैसेज करिए। फॉर्म की स्टेप्स क्योंकि आसान है तो हम बहुत कम चार्ज कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग करने का, केवल 1300 हम चार्ज कर रहे हैं पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करने का। और अगर कोई करेक्शन आती है तो करेक्शन भी हम इसी चार्जेस में करेंगे, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस नंबर पे आप संपर्क करके हमसे फॉर्म फिलिंग भी करवा सकते हो। ओके, सो
ये स्टेटस है। स्टेटस की बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, आपको कब पता चलेगा। ये चीज़ आपको पता चल जाएगी 29 अप्रैल तक, 29 अप्रैल तक। जस्ट अ मिनट, ये चीज़ आपको 29 अप्रैल तक पता चल जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो आपको एक और मौका दिया जाएगा ताकि आप करेक्शन कर सको। OTR में अगर गलती है तो उसका करेक्शन नहीं होता, लेकिन बाकी चीज़ों में गलती है तो उसका करेक्शन होता है। ठीक है, तो करेक्शन जो है वो आपका चलेगा 29 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल से लेकर के करेक्शन चलेगा आपका 3 मई तक। ठीक है, इतना दिन मिलेगा आपको करेक्शन करने का। सही से करेक्शन कर लेना। अगर आपको करेक्शन भी करवाना होगा तो आप इसी नंबर पे संपर्क करके हमसे करेक्शन भी करवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद चौथी बात जो है वो आएगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, क्योंकि एग्जाम्स अलग अलग डेट पे होंगे तीनों के, इसलिए एडमिट कार्ड भी अलग अलग आएगा। जैसे मान लेते हैं BSc नर्सिंग ऑनर्स की बात कर लेते हैं। नर्सिंग ऑनर्स का जो एडमिट कार्ड है वो आपका लगभग आ जाएगा 19 जून को। ठीक है, उसके बाद जो आपका BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक है, नर्सिंग पोस्ट बेसिक, इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आ जाएगा 25 मई को। ये भी टेंटेटिव है। इसके बाद जो आपका AHS यानी कि जो पैरामेडिकल है उसका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा 27 जून को। 27 जून को। ठीक है, तो ये आपके एडमिट कार्ड की डेट हो गई, बाकी सारी डेट हो गई। अब हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तीनों के एग्ज़ाम डेट अलग अलग हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड्स एंड एग्ज़ाम डेट। तो जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो नर्सिंग ऑनर्स के लिए है आपका 27 जून। आपका पोस्ट बेसिक के लिए जो डेट है वो है 30 मई, और जो AHS के लिए डेट है वो है आपकी 4 जुलाई। ये 3 डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा। तीनों डेट आप नोट कर सकते हैं। जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम का और एडमिट कार्ड का डेट आप नोट करके रख लीजिए। इसके बाद जो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट की कोई डेट नहीं दी हुई है, लेकिन लगभग 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। जिस कोर्स का जब एग्ज़ाम हो रहा है लगभग 1 महीने बाद उसका रिजल्ट, और रिजल्ट के लगभग 1 महीने बाद काउंसलिंग चालू हो जाती है। ठीक है, सवाल उठता है कि काउंसलिंग में कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग की बात कर लेते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। काउंसलिंग में सबसे पहली बात तो इसमें कोई फीस शुरुआत में नहीं लगती है। ठीक है, इसमें 3 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। नर्सिंग का अलग चलेगा, पैरामेडिकल का अलग चलेगा। मैं अभी पोस्ट बेसिक का नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही सेपरेट है। मैं सिर्फ नर्सिंग ऑनर्स और पैरामेडिकल का बता रही हूँ जो कि 12 पास वाले बच्चे देते हैं। तो नर्सिंग ऑनर्स का अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो तो काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप राउंड 1 में कॉलेज भरोगे, जो भी कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आप भरोगे। फिर आपको अगर कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, या तो आप उस कॉलेज को छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। लीव या डिक्लाइन का ऑप्शन आता है, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि उस कॉलेज में जाओ, एक्सेप्ट एंड फ्लोट करो, एक्सेप्ट एंड फ्लोट। और तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तीनों का क्या मतलब है समझा देती हूँ। देखो, तीनों का क्या मतलब होता है। जैसे मान लेते हैं आपको कॉलेज मिला, आपको कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपने पहली बात तो आपको भरना वो चाहिए जो आपको पसंद हो, लेकिन फिर भी इन केस किसी वजह से आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है, या फिर आपको MBBS वगैरह कोई और कोर्स मिल गया जिसकी वजह से आप कॉलेज छोड़ना चाहते हो, तो कॉलेज मिलने के बाद आप लीव या डिक्लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। और लीव या डिक्लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आप काउंसलिंग से बाहर जाना चाहते हो बाहर जा सकते हो, सेकेंड राउंड में आना चाहते हो सेकेंड राउंड में आ सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट,
अगर आपको कॉलेज पसंद है लेकिन आप चाहते हो काश इससे बेहतर मुझे कॉलेज मिल पाता, जैसे मान लेते हैं आपको मिल गया एम्स नागपुर, आप चाह रहे हो काश मुझे एम्स दिल्ली मिला होता, तो आप उस कॉलेज पे जाओगे, उस कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे और फ्लोट करके दूसरे राउंड में दोबारा आओगे, दोबारा से काउंसलिंग करोगे। अगर कॉलेज एम्स दिल्ली मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, जैसे मान लीजिए दूसरी बार जब राउंड 2 में आप कॉलेज भरोगे तो कॉलेज भरने में जो आपको उससे बेहतर लगता है, जैसे एम्स नागपुर से जो बेहतर लगता है उसे आप भर दोगे। जैसे मान लेते हैं आपने सिर्फ एम्स दिल्ली भरा, आपने और कोई कॉलेज नहीं भरा, एम्स दिल्ली आपने सिर्फ भरा, भरने के बाद अगर आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज अलॉट हो गया, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो कॉलेज अलॉट हो गया तो खुशी खुशी आप एम्स दिल्ली में जाओगे। अगर कॉलेज नहीं मिला तो आपका कम से कम एम्स नागपुर वाला रहेगा, यानी जो पहले मिला हुआ है वो रहेगा आपका, ठीक है। अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया तो यहीं पे आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा, जो आपको कॉलेज मिला है वहीं पे आप रह जाओगे। अभी एडमिशन लेने में क्या क्या करना है बता रही हूँ, पहले राउंड में आपको समझा रही हूँ। इन दोनों राउंड में पहला राउंड में तो ये वाला सीन हो गया। दूसरे राउंड में जब आप जाते हो, कॉलेज भरते हो, कॉलेज भरने के बाद कॉलेज अलॉट होता है, दूसरे राउंड में केवल 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा डिक्लाइन, यानी कि सीट छोड़ दो। दूसरा ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यानी कि कॉलेज फिक्स कर लो। तो अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया तो खत्म, आपकी काउंसलिंग यही खत्म होती है। आप कॉलेज नहीं लेना चाहते हो, इसका मतलब ये समझेंगे। एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है वही कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा। अगर इन दोनों राउंड में किसी को कॉलेज नहीं मिला, दोनों राउंड में नहीं मिला, तो सिर्फ वही बच्चे कहाँ जा सकते हैं, वही बच्चे राउंड 3 में जा सकते हैं। और राउंड 3 में नर्सिंग के लिए आपको 25,000 रुपए सिक्योरिटी मनी देनी होती है। 25,000 सिक्योरिटी मनी देनी होती है और सिर्फ वही कॉलेज भरने होते हैं जो कॉलेज आपको चाहिए, और वो कॉलेज अगर मिल गया तो आपको लेना होता है। अगर आप नहीं लोगे तो आपके ये 25,000 रुपए कट जाते हैं। अगर आप कॉलेज ले लोगे तो 4-5 महीने में आपके ये जो 25,000 रुपए हैं जिस अकाउंट से आपने कटवाए हैं उसी अकाउंट में वापस आ जाएंगे। समझ गए बात को? चलो ये बात हो गई, आगे की बात करते हैं। इसी तरह से जब पैरामेडिकल होता है, अच्छा एक और चीज, जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो क्या क्या लगेगा। एडमिशन जब आप लेने जाओगे, जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो एडमिशन जब कराओगे, कॉलेज में जा रहे हो, जब कॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हो या फ्लोट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, कॉलेज में जब जा रहे हो, आप कॉलेज में जा रहे हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं और डॉक्यूमेंट्स वहां जमा कर देने होते हैं, सबमिट कर देने होते हैं। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने चाहते तो 1 लाख का आपको ड्राफ्ट बनवाना होता है, ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट जमा करना होता है। अगर आप कॉलेज पे गए और आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया तो आपको वो डॉक्यूमेंट वापस नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए वो डॉक्यूमेंट जमा करते हैं ताकि वो वापस ना दे, और पूरा कोर्स करके ही आप बाहर जाओ। पूरा जब कोर्स आप खत्म कर लोगे, 3-4 साल का जो भी आपका कोर्स है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाएगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना चाहते हो तो 1 लाख का ड्राफ्ट दोगे, 3-4 साल तक वो ड्राफ्ट रखे रहेंगे। आप जब जाने लगोगे कॉलेज के बाद, मतलब पूरी पढ़ाई करने के बाद, तो आपको 1 लाख रुपए ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको कॉलेज लेने के बाद कॉलेज छोड़ना है, आपने डॉक्यूमेंट जमा किया या 1 लाख का ड्राफ्ट जमा किया है, तो आप छोड़ नहीं पाओगे। छोड़ना है तो 1 लाख का बॉन्ड फीस लगेगा। जैसे डॉक्यूमेंट जमा कर दिया है तो डॉक्यूमेंट छुड़वाने के लिए 1 लाख रुपए आपको वहां देना पड़ेगा। 1 लाख का ड्राफ्ट जमा किया है तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ देते हो तो। इसलिए कॉलेज पे जब एडमिशन के लिए जा रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखना कि कॉलेज हमें छोड़ना ना हो, वरना 1 लाख रुपए हमारी बॉन्ड फीस लग रही है। कॉलेज छोड़ने पे 1 लाख रुपए हमारा जाएगा, ठीक है। चाहे वो नर्सिंग का कॉलेज हो या पैरामेडिकल का हो, ये चीज सेम रहती है सब में। क्लियर हो गई बात? तो जो लोग भी एक्सेप्ट एंड फ्लोट करके कॉलेज पे जा रहे हैं उनको भी सेम काम करना है, और उनको जब नया कॉलेज मिल जाएगा दूसरे राउंड में तो उनका वही वाला ड्राफ्ट, वही वाले डॉक्यूमेंट्स दूसरे कॉलेज को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। नए वाले कॉलेज पे आपको जाना होता है, रिपोर्ट करना होता है कि हाँ हम नए वाले कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। समझ आ गई बात? तो ये होता है सारे राउंड्स की काउंसलिंग। इस तरह से काउंसलिंग होती है, सिंपल काउंसलिंग है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल में क्या होता है? पैरामेडिकल में सब कुछ सेम होता है, ऐसा ही चलता है, लेकिन पैरामेडिकल में जो सिक्योरिटी मनी है वो 5,000 रुपए लगती है। 5,000 रुपए सिक्योरिटी लगती है, और कॉलेज भरने के साथ साथ आपको कोर्स भी भरना होता है कि कौन सा पैरामेडिकल कोर्स आपको चाहिए। पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से कोर्स में कितनी सीटें हैं।
समझ आ गई बात। तो पैरामेडिकल में भी सेम प्रोसेस है, 3 राउंड चलेंगे, जिसमें पहले राउंड में कॉलेज कोर्स भरोगे जो आपको मिलेगा, फिर आप सेकेंड राउंड में उसे आगे बढ़ सकते हो, फिर आपको अगर दोनों में नहीं मिला तो थर्ड राउंड में जाओगे 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देके। खाली पैसों का अंतर है और कॉलेज के साथ साथ कोर्स भरना है, बस इतना ही होता है। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल किसी की भी अगर आप काउंसलिंग हमसे कराना चाहते हो तो काउंसलिंग भी आप हमसे करा सकते हो, फॉर्म भी भरवा सकते हो, सारी प्रोसेस हम आपको करके देते हैं। ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060, सेव कर लीजिए, ये आपको काम आएगा। कोई डाउट है तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप अपने सारे डाउट हमसे सॉल्व करवा सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो काउंसलिंग की पेमेंट करके आप काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आपको हमसे फॉर्म फिलिंग करवाना है तो आप फॉर्म फिलिंग की पेमेंट करके हमसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। फ्री गाइडेंस चाहिए तो हमारी सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, हर तरह का डाउट हम आपका सॉल्व कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ भी आप जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कोर्सेज की बात कर लेते हैं कि एम्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं। ऑल कोर्सेज एंड सीट्स इन एम्स। एम्स में कितने कोर्सेज और कितनी सीट्स हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। कोर्सेज तो नर्सिंग और पैरामेडिकल की बात कर रहे हैं तो नर्सिंग ऑनर्स तो एकमात्र कोर्स है, नर्सिंग ऑनर्स। और दूसरा आपका कोर्सेज है AHS के, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। AHS के मिनी कोर्सेज हैं। अभी AHS के कोर्सेज मैं एक लाइन से आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन पहले नर्सिंग ऑनर्स के कितने एम्स हैं और उसमें कितनी सीटें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एम्स पार की, एम्स पार, एम्स पार में अगर मैं बताऊं तो एम्स पार में आपका बेसिकली BSc नर्सिंग ऑनर्स आता है, ऑनर्स आता है। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक भी आता है पर उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो 12th पास वाले स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। और दूसरा आपका पैरामेडिकल आता है जिसे आप AHS भी कहते हो, पैरामेडिकल आता है जिसे आप AHS कहते हो। BSc नर्सिंग ऑनर्स में अगर मैं टोटल सीट बताऊं कि कितनी टोटल सीट्स हैं, इकट्ठे भी बता देती हूँ। टोटल सीट्स जो हैं वो हैं आपकी 1366, 2026 के लिए बता रही हूँ। टोटल सीट्स 1366 है सारे कैटेगरीज की मिला करके, ठीक है। टोटल 1366 सीट आपको देखने को मिलेंगी और टोटल 19 एम्स आपको देखने को मिलेंगे। 19 एम्स के कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। 19 एम्स के कॉलेजेस हैं जिसमें आपकी 1366 सीट BSc नर्सिंग में है। अगर मैं बात करूं BSc पैरामेडिकल की तो BSc पैरामेडिकल में जो टोटल सीटें हैं, टोटल सीट्स सभी कोर्सेज को मिला करके वो केवल और केवल हैं आपकी 725 सीटें। 2026 का डेटा मैं आपको बता रही हूँ, 725 सीटें हैं। एम्स कॉलेजेस की बात करें तो करीबन आपके 12 एम्स कॉलेजेस हैं एम्स पैरामेडिकल के लिए। ये संख्या इस साल थोड़ी इंक्रीज भी होने की संभावना है, लेकिन अभी तक के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नर्सिंग के एम्स वाइज कितनी सीटें हैं वो बता देती हूँ, कौन कौन से वो 19 एम्स कॉलेज हैं वो बता देती हूँ। उसके बाद फिर पैरामेडिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो नर्सिंग में कौन कौन से कॉलेजेस हैं ध्यान से देखिए। नर्सिंग ऑनर्स जो कि 12 पास के बाद सिर्फ लड़कियां देती हैं, उनके लिए बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। नर्सिंग ऑनर्स में सबसे पहला तो है आपका एम्स दिल्ली, ठीक है। एम्स दिल्ली में टोटल आपके 96 सीट्स हैं। दूसरा है आपका एम्स भटिंडा, एम्स भटिंडा में आपकी 60 सीट्स हैं टोटल। कैटेगरी वाइज सीटें अलग अलग हैं पर मैं टोटल सीटें बता रही हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्स भोपाल की। एम्स भोपाल में टोटल 90 सीट हैं। चौथा है आपका एम्स भुवनेश्वर। मैं डायरेक्ट एम्स बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट जगह का नाम लिख दे रही हूँ, भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर जो है उसमें सीटें आपकी हैं 75 टोटल। फिर है आपका एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर में आपकी टोटल 60 सीटें हैं।
फिर आपका छठवां है एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर, एम्स बिलासपुर में आपकी जो सीटें हैं वो हैं 40 सीट्स हैं। इसके बाद है आपका एम्स देवगढ़। देवगढ़ में जो सीटें हैं वो हैं आपकी 60। इसके बाद आठवां जो कॉलेज है वो है आपका एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर में जो सीटें हैं वो आपकी हैं 60। इसके बाद है एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी में टोटल सीटें हैं आपकी 75। इसके अलावा है आपका एम्स जम्मू। जम्मू में टोटल सीटें 60 हैं आपकी। इसके बाद है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में टोटल सीटें आपकी 100 हैं। इसके बाद है आपका एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी में टोटल सीटें आपकी 60 हैं। इसके बाद है एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी में टोटल 100 सीटें हैं आपकी। इसके बाद है आपका एम्स नागपुर। एम्स नागपुर में 70 सीटें हैं। एम्स पटना है आपका, एम्स पटना में 75 सीटें हैं। फिर है आपका एम्स रायबरेली। एम्स रायबरेली में आपकी 50 सीटें हैं। एम्स रायपुर है आपका, रायपुर में आपकी टोटल 75 सीट्स हैं। इसके बाद है एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश में 100 सीटें हैं। और लास्ट है आपका एम्स राजकोट। एम्स राजकोट में टोटल आपकी 60 सीटें हैं। तो इनको आप जोड़ लोगे तो आपको मिल जाएगा 1366 सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं बीएससी नर्सिंग ऑनर्स के लिए। ये सारी सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं। सही से काउंसलिंग कराइएगा, सही से पेपर दीजिएगा, अच्छे मार्क्स लाइएगा, आपको एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। पैरामेडिकल में कितनी सीटें हैं? पैरामेडिकल में ध्यान दीजिए। एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल सीट्स की बात कर लेते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज एंड सीट्स अकॉर्डिंग टू एम्स। ठीक है, एम्स वाइज पैरामेडिकल कोर्सेज एंड सीट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात एम्स दिल्ली की अगर मैं बात करूं, दिल्ली, तो एम्स दिल्ली में BMRIT कोर्स है आपका, जिसमें टोटल जो सीटें हैं वो हैं आपकी 11। एम्स दिल्ली में दूसरा कोर्स है आपका डोरा कोर्स, जिसे आप कहते हो BSc इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। ठीक है, इसमें टोटल सीटें आपकी मात्र 2 हैं। इसके बाद है आपका BSc इन डेंटल हाइजीन, इसमें जो टोटल सीटें हैं वो आपकी अगेन 2 सीटें हैं। इसके बाद अगला जो कोर्स दिल्ली में है वो है आपका BOTT, और इसमें जो टोटल सीट्स हैं आपकी वो भी हैं आपकी 20 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। दिल्ली में केवल और केवल इतने ही कोर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो दूसरा कॉलेज है आपका वो है एम्स भटिंडा। भटिंडा में केवल एक ही कोर्स है जो कि है आपका BMRIT, और इसकी जो टोटल सीट्स अवेलेबल हैं वो है आपकी 10 सीटें। ठीक है, तीसरा एम्स आपको देखने को मिलेगा एम्स बिलासपुर में कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं क्योंकि ये नया एम्स है। इसमें आपका मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें जो सीटें हैं वो हैं आपकी 5 सीटें। इसके बाद है आपका BMLT का कोर्स। इसके बाद है आपका BMRIT का कोर्स। इसके बाद है आपका BOTT का कोर्स, और इसके बाद है आपका BSc इन स्लीप टेक्नोलॉजी। मैं आगे ही लिख देती हूँ, स्लीप टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका BSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन।
इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो सीट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका 5 सीट है। इसके बाद BMLT में आपकी 10 सीटें हैं। इसके बाद आपका BMRIT में 5 सीटें हैं। BOTT में 5 सीटें हैं। इसमें आपका 10 सीटें हैं और इसमें भी आपकी 5 सीटें हैं। तो ये सीट हो गई, सीट डिस्ट्रीब्यूशन एम्स बिलासपुर में कोर्सेज और सीट्स मैंने आपको बता दी। अगले एम्स की बात कर लेते हैं। जो आपका चौथा एम्स है वो है आपका एम्स भोपाल। एम्स भोपाल, एम्स भोपाल में कौन कौन से कोर्सेज हैं? एम्स भोपाल में है आपका रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, एक तो आपका रेडियोथेरेपी है, दूसरा आपका BMLT है, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। इसके बाद है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसे आप BSc OTT एंड AT कहते हो। इसके बाद है आपका BSc इन न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इसके बाद है आपका मेडिकल डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, जिसे आप MDTT कहते हो। इसके बाद है आपका यूरोलॉजी। इसके बाद है आपका इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, BSc EMT इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन। और इसके बाद है आपका ऑप्टोमेट्री, BSc ऑप्टोमेट्री। और लास्ट है आपका इसमें BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे ज़्यादा कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, कार्डियक टेक्नोलॉजी। इतने सारे कोर्सेज एम्स भोपाल में अवेलेबल हैं। अब एम्स भोपाल में इन कोर्सेज की सीट कितनी है वो बता देती हूँ। इस कोर्स की सीट है आपकी 8, BMLT की सीटें हैं आपकी 6, रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी की सीटें हैं 2, OTT वाले की सीटें हैं 10। इसके बाद इसकी भी सीटें आपकी 10 है, MDDT का आपका 10 है, यूरोलॉजी का भी 10 है, इमरजेंसी टेक्नीशियन का 10 है, ऑप्टोमेट्री की 5 सीटें हैं और कार्डियक टेक्नोलॉजी की भी 10 सीटें हैं। तो इतनी सीटें भोपाल में आपकी अवेलेबल हैं। ये 4 एम्स मैंने आपको अभी तक बता दिए पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अगला जो आपका एम्स है वो है एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा BSc इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, BSc एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा BSc MLT और देखने को मिलेगा BSc रेडियोग्राफी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा BMRIT, नेक्स्ट है आपका BSc न्यूरो टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जिसे आप BSc OTT एंड AT कहते हो। इसके बाद है आपका BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। सीटों की बात कर लें तो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में 2 सीटें हैं, इसमें आपकी 13 सीटें हैं, इसमें आपकी 2 सीटें हैं, इसमें आपकी 7 सीटें हैं, इसमें भी 13 सीटें हैं, इसमें भी आपकी 13 सीटें हैं और एंडोस्कोपी में आपकी 2 सीटें हैं। ये एम्स भुवनेश्वर हो गया, जो कि 5वां एम्स मैंने आपको बता दिया। अगली बात कर लेते हैं, अगला एम्स कौन सा है? अगला एम्स है आपका एम्स BB नगर। एम्स BB नगर, एम्स BB नगर। एम्स BB नगर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक तो आपका है BMLS, जिसे आप BMLT भी कहते हो। दूसरा कोर्स है आपका BMRIT। तीसरा कोर्स है आपका BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। और चौथा और आखिरी कोर्स है इसमें BSc इन ऑप्टोमेट्री।
ऑप्टोमेट्री, ये 4 कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। अब ये 4 कोर्सेज की क्या सीटें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चारों में आपकी 5-5 सीटें अवेलेबल हैं, चारों में 5-5 सीटें अवेलेबल हैं, यानी टोटल 20 सीटें आपकी एम्स बीबी नगर में हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कोर्स है, सॉरी एम्स जो नेक्स्ट है आपका वो है एम्स गोरखपुर। एम्स गोरखपुर की अगर मैं बात करूं तो एम्स गोरखपुर में भी 4 कोर्सेज ही अवेलेबल हैं। पहला कोर्स है आपका BMLT, दूसरा कोर्स है आपका BMRIT, तीसरा कोर्स है आपका BOTT, चौथा कोर्स है आपका BSc इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी। इतना ही 4 कोर्सेज इसमें अवेलेबल है और इसमें जो सीटें हैं मैं आपको बता देती हूँ। BMLT में 15 सीटें हैं, बाकी सब में 5-5 सीटें हैं। ये आपका एम्स गोरखपुर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला एम्स जो है। अगला एम्स है आपका एम्स देवगढ़। एम्स देवगढ़ की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से कोर्स इसमें अवेलेबल हैं, तो ये है आपका BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तीसरा है BSc इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, चौथा है आपका BSc इन जिसे आप BMRIT कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका BSc ऑप्टोमेट्री, इसके बाद है आपका BSc इन ऑर्थोपेडिक्स ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट, इसके बाद है आपका सॉरी इतने ही कोर्सेज हैं आपके इसमें। और इसमें जो सीटें हैं मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 4-4 सीटें हैं, BMRIT में 6 सीटें हैं और बाकी सब में आपकी 4-4 सीटें अवेलेबल हैं। ये आपका एम्स देवगढ़ का हो गया। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं नेक्स्ट एम्स की। नेक्स्ट एम्स है आपका एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर में कौन कौन से कोर्सेज हैं हम काउंट कर लेते हैं। एम्स जोधपुर में है आपका BMLT, नेक्स्ट है आपका BMRIT, इसके बाद है आपका रेडियोथेरेपी, इसके बाद है आपका परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके बाद है आपका BMRIT, इसके बाद है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जिसे आप BOTT कहते हो, नेक्स्ट है आपका ऑप्टोमेट्री। सीट्स की बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी सीटें इनमें अवेलेबल हैं। तो ऑप्टोमेट्री में आपकी 10 सीटें हैं, BOTT की 20 सीटें हैं, BMRIT की 6 सीटें हैं, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी की 6 सीटें हैं, इसकी 10 सीटें हैं, इसकी 15 है, BMRIT की 6 सीटें हैं। इतने कोर्सेज आपके एम्स जोधपुर में हैं। नेक्स्ट अगले एम्स की बात कर लेते हैं। अगला एम्स जो आपके लिए अवेलेबल है वो है एम्स कल्याणी, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है। एम्स कल्याणी की बात कर लें तो इसमें जो कोर्स है वो है BSc कार्डियक लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी जो सीटें हैं वो केवल 4 सीटें अवेलेबल हैं। अगला है आपका BSc इन डेंटल हाइजीन, नेक्स्ट है आपका BSc इन डेंटल मैकेनिक्स, नेक्स्ट है आपका BSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके बाद है आपका BMLT, फिर है आपका BMRIT, इसके बाद है आपका BSc ऑप्टोमेट्री, एंड लास्ट है आपका BSc OT टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनकी सीटों की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी 20 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें आपकी 8 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें
3 सीटें अवेलेबल हैं। BMLT में टोटल आपकी 20 सीटें हैं। इसके बाद इमरजेंसी टेक्नोलॉजी में आपकी 20 सीटें अवेलेबल हैं। डेंटल मैकेनिक्स में 4 सीटें, डेंटल हाइजीन में 4 सीटें। इतनी सीटें आपकी अवेलेबल हैं एम्स कल्याणी में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी, एम्स मंगलागिरी की अगर मैं बात करूं तो एम्स मंगलागिरी में आपका BSc इन डायलिसिस टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन। नेक्स्ट है आपका BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, OTT जिसे आप कहते हो। फिर है आपका BMLT, और आपका है BMRIT। एक लास्ट है इसमें आपका BSc इन ऑप्टोमेट्री, BSc ऑप्टोमेट्री की सीट बताऊं तो ये है आपकी 5 सीटें इसमें अवेलेबल। BMRIT में 10 सीटें अवेलेबल हैं। थेरेपी में 10 है, इसमें 15 हैं, और इसमें आपके 20 सीटें अवेलेबल हैं। ये आपकी एम्स मंगलागिरी का सिनेरियो है। अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्स नागपुर। एम्स नागपुर, एम्स नागपुर की अगर मैं बात करूं तो एम्स नागपुर में आपका BMLT है। दूसरा है आपका BSc इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका BMRIT। इसके बाद है आपका रेडियोथेरेपी। इसके बाद है आपका ऑप्टोमेट्री। इतने कोर्सेज आपके नागपुर में अवेलेबल हैं, जिसमें सब में आपको 10-10 सीटें देखने को मिलेंगी, एक्सेप्ट रेडियोथेरेपी। इसमें 15 सीटें हैं, बाकी सब में आपको 10-10 सीटें देखने को मिलेंगी। अगला जो है आपका वो है एम्स पटना। एम्स पटना, इसमें केवल 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि है आपका BMLT, ब्लड बैंकिंग कोर्स, ब्लड बैंकिंग। इसके बाद है आपका फिजियोलॉजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इनमें जो सीट्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें आपकी 15 सीटें हैं, इसमें 2 सीटें हैं, इसमें 3 सीटें हैं। ये आपके एम्स पटना का सिनारियो है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एम्स रायबरेली की। रायबरेली, एम्स रायबरेली की अगर मैं बात करूं तो एम्स रायबरेली में आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का कोर्स है, कार्डियक टेक्नोलॉजी का कोर्स है, डायलिसिस थेरेपी का कोर्स है, BMLT का कोर्स है। इसके बाद आपका ऑप्टोमेट्री का कोर्स है और रेडियोलॉजी का कोर्स है, रेडियोलॉजी। सबकी सीटों की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी 6 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें 2 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें 12 सीटें अवेलेबल हैं, फिर आपके इसमें 16 सीटें अवेलेबल हैं, इसमें 2 सीटें हैं, और इसमें भी आपकी 2 सीटें अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्स रायपुर। एम्स रायपुर, एम्स रायपुर की अगर मैं बात करूं तो एम्स रायपुर में आपका BMLT है, BMLT जिसमें टोटल 8 सीटें हैं। इसके बाद है आपका इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी। फिर है आपका BMRIT, BMRIT। इनके सीटों की बात कर लेते हैं। इनमें आपका इसमें 20 सीट है, इसमें 5 सीट है। ये टोटल सीटें हैं एम्स रायपुर में। अब जो लास्ट आपका बचा वो है एम्स ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश में भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे है आपका एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसे आप BSc MLT कहते हो। इसके बाद है आपका BMRIT। इसके बाद है आपका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ऑप्टोमेट्री। फिर है आपका रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। इसके बाद है आपका स्लीप टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है आपका यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी। इनकी सीटों की बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल 2 सीटें हैं,
इसमें 5 सीट है, इसमें 5 सीट है, इसके बाद इसमें आपकी 7 सीटें हैं, इसमें 4 सीटें हैं, इसमें 10 सीट है, इसमें 24 है और इसमें भी आपके 10 सीटें हैं। ये आपका एम्स ऋषिकेश हो गया। इतने टोटल आपके एम्स कॉलेजेस अवेलेबल है और कोर्सेज अवेलेबल है पैरामेडिकल के लिए। मैंने पैरामेडिकल के लिए सारे कोर्सेज, सारे एम्स जो अवेलेबल थे उनकी सीटें आपको गिनवा दी हैं, एम्स नर्सिंग के लिए भी और एम्स पैरामेडिकल के लिए भी। तो आपको कोर्सेज पता चल गए कि कोर्सेज एम्स वाइज कौन कौन से हैं। अब मैं आपको सिलेबस एंड पेपर पैटर्न समझा देती हूँ, नर्सिंग का अलग और पैरामेडिकल का अलग। सबसे पहले नर्सिंग का सिलेबस और पेपर पैटर्न देखते हैं। चलिए बात कर रहे हैं हम एम्स नर्सिंग की। एम्स नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम्स नर्सिंग ऑनर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एम्स नर्सिंग पोस्ट बेसिक आप 12th के बाद नहीं दे सकते, उसका टोटल पैटर्न वगैरह सब कुछ अलग है। ज़्यादातर लोग एम्स नर्सिंग ऑनर्स का एग्जाम देते हैं, इसलिए मैं इसी के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए एम्स नर्सिंग ऑनर्स की अगर मैं बात करूँ, एम्स नर्सिंग ऑनर्स केवल और केवल लड़कियां दे सकती हैं, लड़के नहीं दे सकते हैं। ओनली फॉर गर्ल्स होता है ये, ओनली गर्ल्स इसे दे सकती हैं, ओनली फॉर गर्ल्स होता है। और एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक जो है वो बॉयज़ के लिए होता है, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि आप पहले से जीएनएम किए हो 12th के बाद, तभी आप जा सकते हो। इसलिए मैं सिर्फ नर्सिंग ऑनर्स का बता रही हूँ, जो 12 पास वाले बच्चे दे सकते हैं, या फिर 12 में पढ़ रहे हो तो भी आप दे सकते हो। इस साल आपका 12 फाइनल होगा तो दे सकते हो। इसका फॉर्म आपका आउट है, फॉर्म आउट है, इसलिए अलर्ट रहिए। फॉर्म का जो नाम है वो है एम्स पार, एम्स पार नाम से फॉर्म आउट है। अगर आप फॉर्म हमसे भरवाना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। फॉर्म का फ़ी पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हो। ओके, सो इसका हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है और साथ साथ में जीके का भी क्वेश्चन आता है। ये ध्यान देने वाली बात है। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और जीके के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 100 क्वेश्चन, और 100 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। यहाँ पे +1 की मार्किंग आपको मिल रही है और नेगेटिव मार्किंग -1/3 की होती है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 2 आवर्स। CBT मोड में आपका पेपर होता है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होता है। पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होता है। आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन फॉर्म भरने के दौरान ही इंग्लिश या हिंदी मीडियम आप चूज़ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आपका पेपर पैटर्न हो गया, कंप्लीट पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके लिए सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आप ध्यान रखना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सिलेबस में देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तो आना ही आना है, और ये 11th प्लस 12th का आना है। कौन कौन से चैप्टर आएंगे अभी मैं आपको गिनवा दूंगी, प्लस साथ साथ में आपका जीके भी आएगा। जीके का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट सिलेबस मैं आपको बता सकती हूँ। जो हर साल क्वेश्चन आते हैं उस अनुसार मैं सिलेबस आपको बता सकती हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो करंट अफेयर्स आते हैं आपके, करंट अफेयर्स आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सको करो। 6 से 12 महीने तक के करंट अफेयर्स, 6 से 12 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स आपको तैयार करने हैं, ठीक है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुई हैं, अवार्ड्स जो मिले हैं, स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हुआ है, ओलंपिक हुआ है, या गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई है, तो वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट, स्टैटिक जीके आपको तैयार करना है, स्टैटिक जीके। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका इंडिया का ज्योग्राफी आता है, स्टेट, उनके कैपिटल्स, उनकी रिवर्स, ठीक है। वर्ल्ड का ज्योग्राफी बेसिक्स आता है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के नाम आते हैं, कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, ये सब आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, आपसे इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाता है।
जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पीएम, पार्लियामेंट और आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका साइंस का जीके पूछा जाता है, साइंस रिलेटेड जीके पूछा जाता है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, फैक्ट्स आ सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स आ सकते हैं, आपका डिजीज़ और वैक्सीन्स के बारे में आ सकता है। इसके बाद आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए, जनरल नॉलेज मतलब होता है सब कुछ पूछा जाएगा, बस बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी सब कुछ की, बहुत डेप्थ नहीं। तो इकोनॉमिक्स में आपका बजट का बेसिक्स आ जाता है, बैंकिंग और अवेयरनेस आ जाता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। ये इतना आपका जीके के अंतर्गत आता है जो कि आपसे पूछा जाएगा एम्स नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये तो आपका जीके का सिलेबस हो गया। ये सिलेबस फिक्स नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको प्रिपरेशन करनी होगी तो आप प्रिपरेशन के लिए हमारा स्पार्कअप स्टडी चैनल देख सकते हो, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कौन से मीडियम में करनी है, ताकि हम आपको बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकें। आगे बढ़ते हैं, हम बाकी के सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में 11th प्लस 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा ही पूरा आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th प्लस 12th का पूरा पूरा आता है। इसमें आपका कौन कौन से चैप्टर्स होंगे मैं आपको 1 बाय 1 करके गिनवा देती हूँ, एग्जैक्ट चैप्टर्स जितने आ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, सब कुछ न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आना है। फिजिक्स में आपका 11th क्लास की बात करूँ तो 11th में पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 है आपका, और आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2। तो पार्ट 1 में टोटल आपके 14, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के टोटल आपके 14 चैप्टर्स है। पार्ट 1 में आपके 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर है, और पार्ट 2 में आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स। यानी कि अगर टोटल चैप्टर्स की बात करें क्लास 11th में तो वो है आपके 14 चैप्टर्स। सॉरी, क्लास 12th की हम बात कर रहे हैं पहले, सॉरी क्लास 12th में टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से वो 14 चैप्टर्स हैं नाम गिनवा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहला चैप्टर पार्ट 1 में है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये सारे चैप्टर्स आप नोट डाउन करके रख लीजिए, आपके काफ़ी काम आएंगे प्रिपरेशन के दौरान। जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अट जाए। नेक्स्ट इसके बाद है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप एसी नाम से जानते हो, और लास्ट चैप्टर इसमें है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपके 8 चैप्टर है पार्ट 1 ऑफ क्लास 12th में। इसके बाद अगर हम बात करें कि पार्ट 2 में कौन कौन से 6 चैप्टर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं, तो वो है आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें। नेक्स्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद है आपका एटम्स। नेक्स्ट चैप्टर है आपका न्यूक्लियाई, और इसमें लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स।
ये आपका 12th का है, फिजिक्स क्लास 12th में इतना कुछ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिक्स क्लास 11th में क्या क्या आता है। इसको एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं क्लास 12th में क्या आएगा। फिजिक्स आई एम सॉरी, बार बार मैं मिस्टेक कर रही हूँ। फिजिक्स 12th का मैं बता चुकी हूँ। अब बात करें फिजिक्स 11th में क्या आएगा। फिजिक्स के 11th में क्या क्या आ रहा है। फिजिक्स के 11th में पार्ट 1 में आपके 7 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में 7 चैप्टर्स हैं और नेक्स्ट आपके पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में भी आपके 7 चैप्टर्स हैं, यानी टोटल 14 चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे क्लास 11th में, और 14 चैप्टर्स आपके क्लास 12th में भी है। तो इसमें की बात कर लेते हैं हम कि 7 चैप्टर्स कौन कौन से हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में 7 चैप्टर जो है उनमें से पहला है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकेंड जो चैप्टर है आपका इसमें वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट जो थर्ड है आपका वो है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन ए प्लेन। मेरे साथ साथ आप नोट करते चलिए ताकि आपको ध्यान भी रहे कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट जो है वो है आपका वर्क पावर एनर्जी। इसके बाद है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। और लास्ट है इसमें आपका ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। ये 7 चैप्टर आपके पार्ट 1 में है ऑफ क्लास 11th। नेक्स्ट 7 चैप्टर्स जो आपके पार्ट 2 में आते हैं वो मैं आपको गिनवा देती हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसके बाद है आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी। इसके बाद है आपका ऑसिलेशंस। नेक्स्ट है आपका वेव्स। ये कंप्लीट सिलेबस है आपके फिजिक्स का। फिजिक्स में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, आप इन चैप्टर्स को जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में भी आपका क्लास 12th है और क्लास 11th है। क्लास 12th की बात कर लेते हैं हम। क्लास 12th में आपका पार्ट 1 है और नेक्स्ट आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 2 पार्ट में आपके एनसीईआरटी की बुक्स है। वो एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए पार्ट 1 में आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स, और पार्ट 2 में भी आपके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में आपके 5 चैप्टर्स हैं। अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो पार्ट 1 में क्या क्या आ रहा है। पार्ट 1 में आ रहा है आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आ रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद आ रहा है आपका केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स। इसके बाद आ रहा है आपका BNF ब्लॉक। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
ये आपका पार्ट 1 का सिलेबस है ऑफ क्लास 12th। अगर पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में आपका आ रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। नेक्स्ट आ रहा है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। चौथा जो आ रहा है वो है आपका अमीन्स एंड लास्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। लास्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स। सो ये 10 चैप्टर आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद है केमिस्ट्री क्लास 11th, केमिस्ट्री क्लास 11th का सिलेबस, क्योंकि 11th प्लस 12 दोनों का ही आ रहा है तो दोनों मुझे बताना ही पड़ेगा अलग अलग। पार्ट 1 की बात करेंगे, पार्ट 2 की भी बात करेंगे। 2 पार्ट में आपकी एनसीईआरटी है, 11th की भी और 12th की भी, दो पार्ट में है। तो इसमें आपके 11th में पार्ट 1 में आपके 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स। वो 6 चैप्टर्स कौन कौन से हैं अभी बात करूंगी। और इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, 3 ही चैप्टर है मात्र, 3 चैप्टर्स। तो 6 चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। इसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट है आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ये आपका पार्ट 1 का हो गया। अब पार्ट 2 में क्या क्या है। पार्ट 2 में केवल 3 चैप्टर हैं, जो कि है आपका रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस। और नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सम बेसिक प्रिंसिपल। और उसके बाद लास्ट में है आपका हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। ये आपके क्लास 11th का सिलेबस है केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने आपको फिजिक्स का सिलेबस बता दिया, केमिस्ट्री का बता दिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट हम बायो का सिलेबस देखते हैं। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें एक ही पार्ट होता है, 2 अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं। बायोलॉजी में क्लास 11th में एक ही पार्ट है और क्लास 12th में भी एक ही पार्ट है। 11th में टोटल आपके 16 चैप्टर है और क्लास 12th में आपके टोटल 13 चैप्टर है। तो पहले क्लास 11th का बता देती हूँ, 16 के 16 चैप्टर्स जो कि आपके अवेलेबल हैं। 1 बाय 1 काउंट कर लेते हैं हम। पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर है आपका एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। इन सब की 1 शॉट वीडियो मैंने पढ़ा रखी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर तैयारी कर सकते हो। हमारा स्पार्कअप स्टडी चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स है एक्चुअली।
और इसी तरह से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट 7वां चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल, जस्ट अ मिनट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, जिसमें हम टिश्यू वगैरह पढ़ते हैं, फ्रॉग वगैरह पढ़ते हैं। इसके बाद है आपका सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। फिर है आपका बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। उसके बाद है आपका सेल साइकिल। इसके बाद शुरू हो जाता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आता है आपका फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स, क्योंकि लोअर प्लांट्स में कई जगह फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद से शुरू होता है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। वो है आपका ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज। इसके बाद है आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसके बाद है आपका एक्सक्रीशन, फिर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके बाद है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं यहां लिख देती हूं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऐसे ही केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो ये 16 चैप्टर आपके क्लास 11th के बायोलॉजी में है। ये 16 चैप्टर आपको तैयार करने हैं अपने एग्जाम के लिए। आगे की बात कर लेते हैं। जो आपके क्लास 12th में 13 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, बायोलॉजी 12th में केवल 13 चैप्टर्स हैं, वो आपको पूरा तैयार करना है। 13 चैप्टर्स ये आपको पूरे तैयार करने हैं। 13 चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं आपको गिनवा देती हूँ। सबसे पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो 7th चैप्टर है वो है आपका इवोल्यूशन। इसके बाद है आपका हेल्थ एंड डिजीज। इसके बाद है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। और नेक्स्ट है आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ये आपके 10 चैप्टर हो गए। इसके बाद 3 चैप्टर्स आपके इकोलॉजी से संबंधित हैं,
जो कि है आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसके बाद है आपका इकोसिस्टम, और लास्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये 13 चैप्टर आपके बायोलॉजी क्लास 12th में है जिसे आपको तैयार करके जाना है। सो दैट्स ऑल। आपको बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न समझ में आ गया। अब हम पैरामेडिकल का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न देखते हैं। चलिए, एम्स पैरामेडिकल पेपर पैटर्न की एम्स पैरामेडिकल में पेपर का पैटर्न क्या होता है। एम्स पैरामेडिकल गर्ल्स और बॉयज दोनों दे सकते हैं। पेपर का पैटर्न भी बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत टफ पेपर नहीं आता है इसमें। नीट के लेवल का या उससे थोड़ा सा कम लेवल ही आप कहो, ऐसा पेपर आपका एम्स में आता है। क्या पेपर का पैटर्न रहता है मैं आपको बता देती हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका आता है, केवल और केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है आपका। और इसमें भी आपका 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30-30 क्वेश्चंस आते हैं, सारे में 30 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो 90 क्वेश्चंस हैं वो आपको 1 मार्क्स ईच के होते हैं, 1 मार्क ईच, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी टोटल आपके 90 मार्क्स का पेपर होता है ये। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग -1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। आपका जो पेपर होता है वो 1.5 घंटे का होता है, 1.5 आवर का आपका पेपर होता है। पेपर आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि ऑनलाइन पेपर होता है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है, जिसमें भी आप पेपर सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। फॉर्म भरते वक्त ही सेलेक्ट करना, हिंदी में आप पेपर चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट करना, इंग्लिश चाहते हो तो इंग्लिश सेलेक्ट करना। जो सेलेक्ट करोगे केवल उसी मीडियम में पेपर आएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है ये। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, मैंने आपको मार्किंग स्कीम बता दी, मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया, क्वेश्चन किस मीडियम में आएगा वो बता दिया। और आपका ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, ये भी जान लो, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे कि नॉर्मली पेपर्स में होता है वैसा ही इसमें भी होता है। इसमें नीट मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपना खुद का एग्जाम करवा रहे हैं और सिर्फ इसी के मार्क्स के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग होगी। जो एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम का नाम है, उस एग्जाम को हम कहते हैं एम्स पार। उस एग्जाम का नाम होता है एम्स पार। एम्स पार का फॉर्म आउट है। एम्स पार का एग्जाम दोगे आप, पहले फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा पैटर्न रहता है, इसमें कोई दूसरे एग्जाम की जरूरत नहीं होती है, केवल ये एग्जाम आपको देना होता है और इसके थ्रू एम्स के डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज में आप जा सकते हो। काउंसलिंग में आपको चुनना होता है कि पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स चाहिए। जैसे पैरामेडिकल में बीएमएलटी कोर्स चाहिए आपको, या आपको बीएमआरआईटी कोर्स चाहिए, बीएमआरआईटी कोर्स चाहिए, या आपको बीओटीटी कोर्स चाहिए। जो भी कोर्स आपको चाहिए वो आप काउंसलिंग के दौरान सेलेक्ट करते हो। अभी के लिए पैरामेडिकल का सबके लिए सेम एग्जाम होता है। एग्जाम में जिस तरह के आपके मार्क्स आएंगे, जिस तरह से आप काउंसलिंग करोगे, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट होगा और कौन सा एम्स अलॉट होगा। तो काउंसलिंग भी अगर आप हमसे करवाना चाहते हो तो हम काउंसलिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, हम आपको QR कोड भेजेंगे। आप हमसे पेमेंट करके काउंसलिंग भी करवा सकते हो। काउंसलिंग का चार्ज लेकर के हम आपकी कंप्लीट काउंसलिंग भी कर देंगे। फॉर्म भी भरते हैं हम, काउंसलिंग भी करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं। जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो वो आप हमसे करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस में 11th + 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा ही पूरा आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 11th + 12th का पूरा आता है। जैसा कि आपने नर्सिंग में सिलेबस देखा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वैसा ही सेम टू सेम सिलेबस आपके पैरामेडिकल में भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्स की कट ऑफ का हम डिस्कशन कर लेते हैं कि नर्सिंग में कितनी कट ऑफ जाएगी, पैरामेडिकल में कितनी कट ऑफ जाएगी। ध्यान से देखिए,
बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। ताकि पेपर पैटर्न आपको मालूम रहेगा तो उसी हिसाब से आपको टोटल मार्क्स मालूम रहेंगे और उसी हिसाब से कट ऑफ आप डिसाइड कर पाओगे और अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो पेपर का जो पैटर्न है उसमें आपका फिजिक्स पूछा जाता है, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और जनरल टेस्ट जो आपका जीके होता है उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 30 क्वेश्चंस हैं आपके, 10 क्वेश्चन जीके के हैं और मार्क्स की बात करें तो 30 मार्क्स भी आपका रहेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो फिजिक्स के भी 30 मार्क्स आपके आएंगे, केमिस्ट्री के भी 30 मार्क्स आएंगे और बायोलॉजी के भी 30 मार्क्स आएंगे और जीके के आपके 10 मार्क्स का पेपर होगा। तो टोटल आपके जो मार्क्स होंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इस 100 मार्क्स में से आपको कितना लाना है ताकि आपको एम्स मिल जाए, क्योंकि इसमें दूसरे कॉलेज आते नहीं हैं। एम्स नर्सिंग का आप एग्जाम दे रहे हो तो केवल आपको एम्स के कॉलेज मिलेंगे। टोटल 18 एम्स हैं, वही 18 एम्स के कॉलेज आपको अलॉट करे जाते हैं। 18 टोटल एम्स हैं जिनके कॉलेजेस आपको मिलेंगे और ये सारे के सारे गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए कट ऑफ भी हाई जाती है, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। पर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको अच्छे लेवल की प्रिपरेशन है, 11-12 का आपका तैयारी अच्छा है, तो आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हो, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, एवरेज लेवल का पेपर आता है, तो बहुत सारे लोग निकाल सकते हैं। प्लस इसमें सिर्फ गर्ल्स हैं, लड़कों के साथ कंपटीशन भी नहीं करना है, सिर्फ गर्ल्स के साथ कंपटीशन करना है, तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो क्या कट ऑफ रहेगी, अब कट ऑफ के मेन मुद्दे की बात करते हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है, मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बता रही हूँ। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 100 में से 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से कम 75 मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका एडमिशन एम्स में हो पाएगा। रैंक की बात करूं तो 2500 के लगभग आपको रैंक लानी होगी, ठीक है, 2500 के लगभग आपको रैंक लानी होगी। क्लियर है। अगर आप ओबीसी हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी आते हो तभी आपको ओबीसी माना जाएगा। इसमें कोई स्टेट काउंसलिंग नहीं होती, सारे लोग सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, सारी सीटें ओपन होती हैं, किसी स्टेट के लिए सीट रिजर्व नहीं होती, सारी सीटें ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होती हैं। सिर्फ कैटेगरी आपके सेंट्रल लिस्ट के अनुसार देखा जाएगा और उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। देखिए 69 मार्क्स तक अगर आप ओबीसी हो और ले आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जो एम्स का कॉलेज है कोई ना कोई मिलने का चांस रहता है और इसमें जो रैंक है मैक्सिमम आपकी 4500 तक रहेगी। पिछले साल की कट ऑफ भी इसी लगभग गई हुई थी आपकी। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हो, जनरल ईडब्ल्यूएस, तो आपका 63 से 64 मार्क्स तक रहता है, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा और रैंक आपकी 5000 से कम होनी चाहिए। 5000 तक रैंक है तो भी आप बिल्कुल ट्राई करिए काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग में कोई चार्ज भी नहीं लगता इनके। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं वो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट एससी कैटेगरी। एससी की अगर मैं बात करूं तो 57 से 58 मार्क्स के बीच में अगर आपका है 57-58 मार्क्स, तो आपका रैंक जो होगा वो 12000 के लगभग होगा और इस रैंक पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो एसटी कैटेगरी का अगर 46 से 47 मार्क्स भी है तो भी आपको एडमिशन मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रैंक आपकी इस पे 23000 तक बनती है, तो इतनी तक अगर आपके रैंक आ रही है तो आपको एम्स कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। कोशिश करिए इससे ज़्यादा ही मार्क्स आए, रैंक और कम जाए तो और अच्छी बात है, अच्छा एम्स कॉलेज आपको मिलेगा। ये लास्ट है, यानी कि इसके बाद आपको एम्स के कोई भी कॉलेज नहीं मिलेंगे। आप इस मार्क्स पे ये मत सोचिएगा कि हमें एम्स दिल्ली मिल जाएगा, एम्स जोधपुर मिल जाएगा, नहीं, ये लास्ट कट ऑफ है। इससे आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपको टॉप एम्स कॉलेज मिलेंगे, पर इतना तक लाएंगे तो कोई ना कोई एम्स ज़रूर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कट ऑफ है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए। 100 में से कम इतना मार्क्स आपको कैटेगरी वाइज लेकर के आना है, इससे प्लस ही रहे, इससे माइनस आपके मार्क्स ना रहे। ओके, अगर आपको एम्स कॉलेज चाहिए तो ये आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। आगे की बात कर लेते हैं। एम्स पैरामेडिकल की हम बात कर रहे हैं। एम्स पैरामेडिकल हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे और साथ साथ में कट ऑफ, क्योंकि पेपर पैटर्न के बिना कट ऑफ बताऊंगी तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आपको टोटल मार्क्स नहीं मालूम होंगे। ठीक है, तो एम्स पैरामेडिकल का जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न
इसमें आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है, केवल 3 सब्जेक्ट आते हैं 11th प्लस 12th के, जिसमें आपका फिजिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायो के 30 क्वेश्चन। टोटल जो मार्क्स आपका बनता है वो बनता है 90 क्वेश्चंस 90 मार्क्स, 90 मार्क्स 90 क्वेश्चंस, क्योंकि 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ध्यान रखिएगा। +1 की पॉजिटिव मार्किंग है, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? तो 90 मार्क्स में से आपको कितना ले आना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके वो बता देती हूँ। कट ऑफ, यही हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना हम टारगेट करें ताकि हमको गवर्नमेंट एम्स कॉलेज जो 18 एम्स हैं उनमें से कोई ना कोई एम्स ज़रूर मिल सके। तो उसके लिए हम कितने मार्क्स ले आएँ, कितने रैंक ले आएँ, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी वालों को 90 में से 65 मार्क्स तक लाने होंगे ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। और इस पे जो रैंक बनती है वो आपकी बनती है करीबन 1300 रैंक। इतने तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा किसी ना किसी कोर्स में। नेक्स्ट, ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए जो मार्क्स जाते हैं वो आपके 60 मार्क्स तक आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा, कोई ना कोई रैंक, कोई ना कोई कोर्स, कोई ना कोई कॉलेज आपको ज़रूर मिल जाएगा एम्स का। इस पे जो रैंक जाती है वो आपकी 1530 रैंक के लगभग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 57 मार्क्स तक हैं तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी कोर्स में, किसी ना किसी एम्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इस पे जो रैंक जाती है वो आपकी जाती है 2097 रैंक तक, यानी 2100 रैंक भी आ रही है तो भी आप मान लेना। ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूँ तो एससी कैटेगरी में 46 मार्क्स तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, 46 मार्क्स तक। और इस पे जो रैंक जाएगी वो आपकी 5799 रैंक, सॉरी 5799 रैंक तक जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो आपकी एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में 37 मार्क्स भी आपके आ रहे हैं तो भी आपको एडमिशन मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। और ये 10,000 प्लस रैंक जाता है, 10,000 प्लस रैंक तक आपको कॉलेज इसमें मिल जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पैरामेडिकल में जा रहे हो तो पैरामेडिकल में कोर्सेज बहुत सारे हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। कोर्सेज पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी, कमेंट कर दीजिएगा कि एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट करिएगा एम्स ऑल कोर्सेज। ठीक है। तो कोर्सेज पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कि एम्स के कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनमें से टॉप कौन से हैं और टॉप कोर्स में जाने के लिए कितने मार्क्स तक लाने होंगे। देखिए, जो एम्स पैरामेडिकल के टॉप कोर्स है, एम्स पैरामेडिकल टॉप कोर्सेज, एम्स पैरामेडिकल के जो टॉप कोर्सेज हैं उनमें से सबसे पहला नाम आता है आपके बीएमएलटी का, बीएमएलटी, या इसी को बीएमएलएस भी कह सकते हो। ठीक है। दूसरा जो आता है वो आपका आता है बीएमआरआईटी, क्योंकि इनकी हर साल गवर्नमेंट जॉब आती है इसलिए ये ज़्यादा फेमस कोर्सेज हैं। तो ये 2 कोर्सेज सबसे टॉप लेवल पे आते हैं। इसमें आप रेडियोथेरेपी वाला कोर्स भी ले सकते हो, रेडियोथेरेपी या रेडियोग्राफी, या रेडियोग्राफी। ठीक है। ये कोर्सेज क्या होते हैं, ये कोर्सेज टॉप के माने जाते हैं क्योंकि इनमें हर साल गवर्नमेंट जॉब आती है और इनमें हर साल वैकेंसीज आपको मिल जाती हैं। और भी कोर्सेज अच्छे हैं पर हर साल उनमें जॉब आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इनकी हर साल आपको जॉब देखने को मिलेगी, एम्स में भी जॉब देखने को मिलती है। इनकी जो एम्स में जॉब आती है उसे हम एम्स सीआरई नाम से जानते हैं। एम्स सीआरई में हर साल इस कोर्स की तो भर्ती ज़रूर रहती है, इन कोर्सेज की भर्ती ज़रूर रहती है, बाकी किसी की हो ना हो लेकिन इन कोर्सेज की भर्ती ज़रूर आती है। एम्स सीआरई हर साल एम्स सीआरई का फॉर्म आता है, इसलिए ये कोर्सेज ज़्यादा फेमस है तो इनकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। जितने अच्छे एम्स में जाओगे और जितना ये टॉप लेवल का कोर्स चूज़ करोगे उतनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, 90 मार्क्स आपके टोटल हैं। 90 मार्क्स में से कम अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो कम से कम आपको 85 तक लाना होता है टॉप कोर्स और टॉप एम्स पाने के लिए। जैसे मान लेते हैं आप एम्स दिल्ली के बारे में सोच रहे हो और सोच रहे हो एम्स दिल्ली से हम ये अच्छा कोर्स करें, या एम्स जोधपुर से, एम्स ऋषिकेश से ये अच्छे अच्छे कोर्स करें, तो उसके लिए आपको 80-85 तक मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा एम्स और अच्छा कोर्स मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी कोर्स कोई भी एम्स मिल जाए क्योंकि एम्स का ब्रांड वैल्यू अलग ही है, तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी।
इस कट ऑफ को नोट कर लो, इससे प्लस में रहोगे, जितना प्लस में रहोगे उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा कोर्स मिलेगा। पर इतना तक भी रहोगे तो कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स एम्स का ज़रूर मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो मैंने पूरी की पूरी कट ऑफ क्लियर कर दी एम्स पैरामेडिकल के लिए। हमने एम्स नर्सिंग की कट ऑफ देख ली, एम्स पैरामेडिकल की कट ऑफ देख ली। अब हम एम्स कॉलेज में कितना टोटल खर्चा लगता है उसको देख लेते हैं। फीस, हॉस्टल रेंट, काउंसलिंग फीस, फॉर्म फीस जोड़ करके इकट्ठे मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एम्स कोर्स फीस ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, ये आपको ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है उसमें देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। मैं समराइज करके यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। ट्यूशन फीस के फॉर्म में ट्यूशन फीस जो एम्स की लग रही है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या फिर बीएससी पैरामेडिकल हो, उसके लिए जो एम्स की ट्यूशन फीस लग रही है वो केवल और केवल 600 रुपये लग रही है। 600 रुपीज़ लग रही है पर ईयर के अकॉर्डिंग। पर ईयर आपकी 600 की फीस लग रही है। एक साल में मात्र आपको 600 रुपये फीस देना है ट्यूशन फीस के रूप में। रजिस्ट्रेशन फीस जो है, रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 25 रुपये है। चाहे आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, 25 रुपये मात्र आपके लगने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद जो पॉट मनी है, पॉट मनी भी जमा कराई जाती है, वो स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। पॉट मनी जो जमा कराई जा रही है वो आपकी 720 से लेकर के 960 रुपये के बीच में होगी, डिपेंड्स ऑन कोर्स। ये भी साल में एक बार जमा कराई जाती है। रजिस्ट्रेशन फीस तो एक बार ही लगता है, ये सारी चीज़ें पर ईयर आपकी लगती हैं। वैसे आपसे स्टार्टिंग में ही सारा कुछ जमा करा लिया जाता है, लेकिन पर ईयर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो ये केवल और केवल इतनी ही फीस आपकी लगती है। क्लियर है? ये कोर्स की फीस इतनी ही लगती है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगली बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे जो हॉस्टल का फीस लिया जाता है, हॉस्टल फीस की बात कर लेते हैं। हॉस्टल की जो फीस है वो रेंट के रूप में, अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो तो आपसे 480 रुपये लिया जाता है पर ईयर। और अगर आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो, बीएससी पैरामेडिकल, तो उस केस में आपसे करीबन 700 रुपये लिए जाते हैं। हॉस्टल वाइज ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। करीबन 700 रुपये पर ईयर मेंशन है, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, इसलिए इस बात पे डाउट है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत ज़्यादा साफ नहीं दे रखा, तो हम भी बहुत ज़्यादा साफ इस चीज़ को नहीं बता सकते। पर इसी के अराउंड लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000 या 1200 लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगता हॉस्टल का रेंट। हाँ, लेकिन मेस फीस ज़्यादा लगती है। मेस फी आपके 700 रुपये लगती है पर मंथ। 700 रुपये पर मंथ, यानी अगर आप इसे 12 से मल्टीप्लाई करोगे, एक साल का कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 9400 रुपीज़ आपका पर ईयर लग जाएगा। पर ईयर एक साल का हॉस्टल का जो मेस का चार्ज है, जो आपके खाने का चार्ज है, वो इतना रुपए लगेगा आपका। ठीक है, तो ये हॉस्टल का चार्ज हो गया। नेक्स्ट, हॉस्टल की एक सिक्योरिटी मनी ली जाती है। हॉस्टल की सिक्योरिटी मनी शुरुआत में 1000 रुपये आपसे ली जाती है, प्लस हॉस्टल का एक काउशन मनी भी लिया जाता है। काउशन मनी जो कि 100 रुपये लिया जाता है, यानी कि हॉस्टल में अगर कोई तोड़फोड़ होती है तो उसमें ये पैसे काटे जाते हैं। अगर तोड़फोड़ नहीं हुई, सब कुछ सही सलामत रहा, तो ये पैसे आपको जब आप कोर्स कंप्लीट करके जाओगे तो वापस मिल जाएंगे। ये एक बार ही लगती है, हर साल नहीं लगती है, एक बार ही आपको ये देना होता है। यानी कि अगर लमसम बताऊं तो आपका जो स्टार्टिंग में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपका 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में आपसे जमा करवाया जाएगा एक बार में पैसा, और इसके बाद वो आपका आगे की तरफ कटता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग चार्ज जो है मिला जुला के, हर चीज़ मिला करके, A to Z सारी चीज़ें मिला करके पर ईयर आपका इससे ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता है एम्स में।
ओके, चाहे वो खाना हो, हॉस्टल हो, ट्यूशन फीस हो, काउशन मनी हो, सब कुछ मिला जुला के इसी के बीच सारे एम्स में आपका पड़ता है। ओके, तो ये एम्स के कोर्स की फ़ीस हो गई, हॉस्टल की फ़ीस हो गई, सारी फ़ीस मैंने इसमें एम्स की बता दी। अब इसके अलावा एम्स की और भी कुछ फ़ीस लगती हैं, जैसे जो फॉर्म का फ़ीस आप जमा कर रहे हो, काउंसलिंग का फ़ीस है, वो अलग होते हैं। तो एक बार फॉर्म फ़ीस, काउंसलिंग फ़ीस यहाँ पे मैं समराइज़ कर देती हूँ ताकि आपको पूरा बजट मालूम रहे। फॉर्म फ़ीस एम्स की जो है वो 2,000 रुपये लग रही है जनरल के लिए, EWS जनरल के लिए और OBC के लिए, और 1,600 रुपये लग रही है अगर आप SC हो, ST हो या फिर जनरल EWS हो। और अगर आप PWD हो किसी भी कैटेगरी के तो आपका 0 रुपीज़ फीस लगता है। ये एम्स की फॉर्म फीस है जो कि आपको शुरुआत में देनी होती है। अगर आपके नंबर अच्छे आए तो काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा और काउंसलिंग में 1 भी रुपया शुरुआत में नहीं लगेगा। काउंसलिंग के राउंड 1 में, राउंड 2 में आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ओपन राउंड में जाने के लिए, ओपन राउंड में जाने के लिए अगर आप BSc नर्सिंग के ओपन राउंड में जा रहे हो तो 25,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे सिक्योरिटी के तौर पे, जो कि आपको वापस कर दिए जाते हैं। अगर आपने सारे नियम कानून फॉलो किए तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। BSc पैरामेडिकल के लिए केवल और केवल आपके 5,000 रुपये लिए जाते हैं और ये भी आपको वापस कर दिए जाते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी मनी होती है। तो इतना ही खर्चा आता है आपका एम्स में पढ़ाई करने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी एम्स का चार्ज आपका नहीं लगता है। ओके, तो मैंने आपको एम्स के हॉस्टल की फ़ीस बता दी, एम्स की सिक्योरिटी मनी बता दी, एम्स की काउंसलिंग फ़ीस बता दी, एम्स का फॉर्म का फ़ीस बता दिया। टोटल एम्स में पढ़ाई करने का जितना भी खर्चा आता है फॉर्म से लेकर के काउंसलिंग तक सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हॉस्टल किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हो, BSc नर्सिंग ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो सारी गर्ल्स होती हैं, तो सभी एम्स में इसके हॉस्टल्स मिलते हैं। लेकिन हॉस्टल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी रहता है, आपको पहले अप्लाई करना होता है। आपने हॉस्टल्स के लिए बहुत देर से अप्लाई किया, सीटें भर गई तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हॉस्टल अवेलेबल हर जगह है। ठीक है, अगर हम बात करें पैरामेडिकल की, पैरामेडिकल जिसे प्रेजेंट टाइम में आप AHS कहते हो, प्रेजेंट टाइम में जिसे आप AHS कहते हो, उसका जो फॉर्म है उसका फॉर्म भी आप पहले ही भर देना, क्योंकि उसमें कुछ एम्स में इसके हॉस्टल्स नहीं हैं, सिर्फ कुछ ही एम्स में हॉस्टल हैं, कुछ एम्स में हैं, और वो भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। अगर अवेलेबल नहीं हुए तो आपको नहीं मिलेंगे, मतलब कि उसमें कुछ सीटें हैं, अगर वो भर गई तो आपको नहीं मिलेंगी। कहाँ कहाँ हॉस्टल है ही नहीं पैरामेडिकल में वो बता देती हूँ। आपका एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स देवगढ़, एम्स बिलासपुर, और एम्स नागपुर। इसमें आपको पैरामेडिकल के लिए हॉस्टल जनरली देखने को नहीं मिलेंगे, तो इनसे आप उम्मीदें मत रखिएगा हॉस्टल के मामले में। ओके, मैंने एम्स से जुड़ी सारी बातें आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कमेंट में बताइए, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। अनूप सर भी आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको हमसे कॉल पे बात करना है, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, या कोई इमरजेंसी डाउट है, या फिर आपको हमसे कोई फॉर्म फिलअप करवाना है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। आपको कोई बात करनी है तो 200 का पेमेंट करके आप हमसे हर तरह का डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। फॉर्म फिलिंग करवाना है 1300 पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो काउंसलिंग के लिए भी आप हमें मैसेज करिएगा, हम काउंसलिंग का चार्जेस बता के आपकी कंप्लीट काउंसलिंग भी कर देंगे। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.